जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है दो तरीके से। पहला, उन बच्चों के लिए जो सीटेट जुलाई 2024 को पास नहीं कर पाए, और दूसरा उनके लिए जिनका इस बार पहली बार सीटेट होने जा रहा है, ताकि आप अननेसेसरी चीज़ों से बचें, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन करें और पहली बार में सीटेट क्लियर करें। तो 3 प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सारी बातों को सुनिए, और अगले 10 मिनट अगर आपने मेरी बातें सुन ली तो आपको सीटेट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और कोशिश करिएगा फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, खासकर वो बच्चे जो सीटेट जुलाई 2024 में रह गए या जो पहले सीटेट पास नहीं हो पाते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3-3 4-4 बार से सीटेट दे रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा है। उनके साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। मेरी बातें शायद आपको थोड़ी बुरी भी लगेंगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर अगर बुरी लगेंगी तो ठहरिएगा, सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, वो आपके फायदे के लिए हैं। ठीक। पहली प्रॉब्लम जो मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा वो है अगला सीटेट कब होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम एड्रेस की जाएगी वो क्यों पासिंग परसेंटेज कम होता है सीटेट का। और थर्ड प्रॉब्लम, क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट, कहां आपसे गलती हो रही है, कहां आप चूक रहे हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। और जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं, अगर उनमें से कोई दो भी समस्या आपकी है तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए प्रॉब्लम है और आपके सीटेट पास करने में प्रॉब्लम खड़ी होगी। एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरकम हो सकता है, पर अगर दो समस्याएं हैं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और एक मिथ है, उसे भी मैं दूर करूंगा। ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नेक्स्ट सीटेट कब होगा। देखिए, आमतौर पे जब पहले सीटेट होता था साल में 2 बार होता था, अभी भी 2 बार ही होता है, पर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, कोविड आ गया और ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, सीटेट नहीं हो पाया 2 बार। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से सीटेट हो रहा है आपका। पिछले साल भी 2 बार हुआ था, इस साल भी 2 बार होगा। तो ज़्यादातर जो चांसेस हैं नेक्स्ट सीटेट के, वो मोस्ट प्रोबेबली या तो दिसंबर में होगा, पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर चांसेस मुझे जनवरी के दिख रहे हैं, जनवरी 2025 के। ठीक है। तो दिसंबर या जनवरी आप मान के चलिए कि आपका जो अगला सीटेट होने वाला है वो कब तक होने वाला है, वो होने वाला है दिसंबर या जनवरी में। ठीक है। दिसंबर या जनवरी में। ठीक है। हो सकता है अगर बहुत स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि ये पहले ले लिया जाए, अक्टूबर में ले लिया जाए। पर चूंकि अगस्त अब शुरू हो गया है, अगर अक्टूबर में लेना होता तो अब तक सीटेट का कोई नोटिस इसके रिगार्डिंग आ गया होता। तो मुझे नहीं लगता कि अब अक्टूबर वाली पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तो मेरे हिसाब से दिसंबर या जनवरी में सीटेट आपका हो सकता है। मेरे ज़्यादातर चांसेस मुझे जनवरी के लग रहे हैं, माइट भी पॉसिबल कि दिसंबर में हो जाए, पर होगा इन्हीं 2 महीनों में। ठीक है। पहली चीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्यों पासिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है, देखिए मैं आपको ना एक स्टैट दिखाता हूं। ये जो स्टैट आप देख रहे हैं ना, ये स्टैट ऑफलाइन सीटेट पेपर के हैं। ऑनलाइन जब सीटेट का पेपर होने लगा था तो आपको पता है महीने भर पेपर चलता था, और पहले दूसरे तीसरे दिन का पेपर अगर हम लोग डिस्कस कर लेते थे तो चौथे दिन से बच्चों को समझ में आने लगता था कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ से पूछी जा रही हैं। और ऐसे में नया सवाल बनाने की चुनौती थी। नए सवाल बनाने के लिए सीटेट को जो है वो क्या होता, सिलेबस से बाहर जाना पड़ता, और ये वो चाह नहीं रहे थे। इसीलिए ऑनलाइन को ख़त्म किया गया, ऑफलाइन मोड को दोबारा लाया गया, ताकि एक दिन में एग्ज़ाम कराया जा सके और प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम लिया जा सके, अच्छे लेवल के सवाल बनाए जा सकें। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है 2019 के बाद से सीटेट के पेपर का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, अच्छा होता चला जा रहा है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ सोशल साइंस में। जब से बीएड को अलाउ नहीं किया गया पेपर वन में भी चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सोचिए एक कितनी अजीब बात है कि एक एग्ज़ाम है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, यहाँ से पेपर आएगा। आपको पता है पेपर कहाँ से आएगा, वो किताब भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐसी किताब है जो कि एकदम गुफा में कहीं कैद है, आपको पता नहीं चल पा रही है। किताब मार्केट में है, ढेरों वीडियोस पड़ी हुई हैं, 150-150 200 वीडियो पड़ी है, 6-6 घंटे की मैराथन पड़ी हुई है, उसके बावजूद बच्चा नहीं पास हो पा रहा है। इसका मतलब चैलेंज कंटेंट में नहीं है, चैलेंज गाइडेंस का है, चैलेंज जो है वो आपके सही डायरेक्शन का है। आप देखिए पेपर 1 की अगर बात करूं तो जुलाई 2019 में पेपर 1 हुआ, लगभग
13.5 लाख लोगों ने पेपर दिया, पास होने वालों की संख्या थी मात्र 2,14,000। उसके बाद 2019 के दिसंबर में हुआ, तो जुलाई के बाद दिसंबर में हुआ, 21 में आप देख सकते हैं जनवरी में हुआ, 22 में आप देख सकते हैं दिसंबर में हुआ, फिर अगस्त 2023 में हुआ, फिर उसके बाद जनवरी 2024 में हुआ, जुलाई में पेपर हुआ। इसी हिसाब से मुझे लग रहा है अगला जो सीटेट होगा वो जनवरी में होगा 2025 में, या फिर दिसंबर 2024 में। और हर बार आप पासिंग परसेंटेज का अगर नंबर देखेंगे तो पासिंग परसेंटेज का नंबर जो है वो आपको लगातार देखिए घटता ही दिखता चला जा रहा है। हालांकि 2024 की जनवरी और 2024 की जुलाई में पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट एक जैसा रहा है। कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन पास होने वालों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉब्लम पेपर 1 के साथ भी तब से शुरू हुई है जब से बीएड कैंडिडेट्स को पेपर 1 में अलाउ नहीं किया गया। तो अब इसका मतलब यह है कि जो बच्चे पेपर 1 दे रहे हैं उनके सामने भी एक चैलेंज है कि उनके सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कैसे उनको पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच रखनी है, ये उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है और इसको एड्रेस करना जरूरी है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें जरूर से पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने रहेगी। ये पहली सीढ़ी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस कि यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, यू हैव टू रीड प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आते हैं दूसरी बात पे, पेपर 2। चूंकि मैं पेपर 2 पढ़ाता हूं इसलिए जाहिर सी बात है पेपर 2 पे बात थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर इनका मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि जुलाई 2019 के पेपर 2 में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा था और इनमें से मात्र 1,37,000 लोग पास हुए थे। और वही आप सबसे ऊपर देखिए कि 14 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से 2,39,120 लोग पास हुए। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें मैथ्स और साइंस का डेटा और सोशल साइंस का डेटा अलग अलग सीटेट नहीं देता है। आप इस बार वाले सीटेट में भी देखेंगे अगर, तो यहां पर आप देखिए कि पेपर 1 में 8,30,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, 6,78,000 अपीयर हुए और पास होने वालों के नंबर था 1,27,000। यहां पर आप देखिए लगभग 17 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 14 लाख लोगों ने पेपर दिया और 2,39,120 बच्चे पास हुए। लेकिन आपको इस वाले पोर्शन में आपको अलग डेटा नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको आधा भी मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि 7 लाख बच्चे जो है वो एसएसटी का पेपर देने के लिए बैठे और उसमें से 2,40,000 का मतलब हो गया 1,20,000 बच्चे बस क्या हुए, पास हुए। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोगों को सही जानकारी नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें 3-4 बिंदुओं पर बात करनी बहुत जरूरी है। ठीक, क्यों फेल होते हैं स्टूडेंट? देखिए कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है, और ये सबसे बड़ा कारण है, लास्ट टाइम पर पढ़ने की आदत। जब एग्जाम के 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन बचे रह जाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह की डिमांड आने लगती है कि सर 30 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें, 20 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें, 10 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें, सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, कौन सी क्लास पढ़ें सर, इतना पढ़ लें सर, इतने से काम हो जाएगा। आप पढ़ाई में जो शर्त लगाते हैं ना, जो शर्त रखते हैं, ये आपकी बहुत गंदी आदत है कि सर आपकी ये जो क्लासेस हैं अगर सिर्फ ये वाली क्लास देख लें तो इससे सिलेक्शन हो जाएगा, सर आपका केवल ये नोट्स पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, सर ये बुक से प्रैक्टिस कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। इस लास्ट टाइम के पढ़ने की जो आदत आपने डाल रखी है इसका नुकसान अभी नहीं समझ में आता है। इसका नुकसान समझ में आता है जब आप नौकरी वाले एग्जाम में बैठते हैं जहां गला काट प्रतियोगिता है। वहां भी आप इसी अप्रोच, क्योंकि अप्रोच का क्या है ना, एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि यार ये तो ठीक है, चलो ठीक है, इसमें रिलैक्स हो सकता है, जैसा आयुष सर ने बोला था ना कि सबसे मीठी दवा कौन सी होगी, हम वही पिएंगे, तो फिर वो आप मीठी दवा ही ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत गंदी आदत होती है लास्ट टाइम पे पढ़ने की आदत। तो अगर अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट दिसंबर या जनवरी के लिए, नेक्स्ट सीटेट के लिए, तो पहले आपको इस आदत से छुटकारा लेना बहुत जरूरी है। पढ़ने की आदत डालिए,
चाहे आप डेली 2 घंटे पढ़िए, चाहे आप डेली 3 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कुर्सी पर बैठिए, सामने किताब रखिए या जो भी आपको वीडियोस देखनी है उसको देखिए। मैं नहीं कह रहा कि आप हमारी वीडियो देखिए या टीचर्स अड्डा की वीडियो देखिए, आप जहां की वीडियो देखते हो पर उसे देखिए, आप जहां भी पढ़ते हो पर पढ़िए, और किताबों को पढ़िए, क्योंकि किताबों का कोई सप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पहली मुसीबत क्या है कि आधे से ज्यादा लोग लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। अब उसमें जिसका तुक्का लग जाता है वो पास हो जाता है, जो नहीं हो पाता, पैनिक हो पाता है, वो फेल होने लगता है। और यहीं पर आपको बच्चे मिल जाएंगे कि सर हमने लास्ट के 10 दिन पढ़ा था, हमारा सीटेट पास हो गया। बिल्कुल पास हो सकता है, पर ये आदत बना लेना ना, फिर ये आपको आगे परेशान करता है, क्योंकि आगे भी आपको लगता है कि 10 दिन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, अरे हो गया था ना। ये जो रिलैक्सेशन आती है ना आपके दिमाग में, यही आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात, प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है। आप क्या करते हो, इनसे भी पूछोगे, फिर वही बात घूम के इनसे पूछोगे, वही बात घूम के इनसे पूछोगे। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट को जानता हूं, मतलब पिछले वाले बैच में, जो मुझसे भी पढ़ रहे हैं, वही बच्चा YouTube पे पढ़ रहा है, वही बच्चा किसी और चैनल पे पढ़ रहा है, वही बच्चा किसी और चैनल पे पढ़ रहा है, वही बच्चा किसी और चैनल पे पढ़ रहा है। 10 चैनल पे तो तुम घूम घूम के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पास रिवीजन का तो टाइम नहीं है। और सिलेक्शन लेने का जो सबसे बेसिक मंत्र होता है वो होता है RRR, यानी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना पढ़ रहे हो, अगर उसको तुम रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज होगे तो वहां पर फॉल्स स्टेटमेंट याद आएंगे, और फॉल्स स्टेटमेंट याद आएंगे तो सवाल गलत करोगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक टीचर पकड़ो, एक टीचर से पढ़ो, वो जो बात कह रहा है उसको समझो, वो जो बातें बता रहा है उसको सुनो और उसको फॉलो करो। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस में जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि यार YouTube पे तो इतनी क्लासेस पढ़ी हैं, उससे नहीं हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर आपको लगता है कि आप YouTube की क्लासेस देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आप में ऐसे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने शायद मेरी वीडियो देखी होगी पर शायद उनका रिजल्ट नहीं आया, या जिन लोगों ने देखा उनका रिजल्ट हो गया। मुझे ना ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा, मैं पहले दिन से कह रहा था कि NCERT फिल्टर सीरीज पार्ट 60 1 to 60 ये आप देख लीजिए, आपकी बहुत बढ़िया सोशल साइंस की तैयारी हो जाएगी, कंटेंट वाले पार्ट की। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोगों ने वो सारी क्लास देखी है। होता क्या है कि हम शुरू के 10 क्लास तो जोश में शुरू करते हैं कि अरे उड़ा के रख देंगे, 11वें क्लास तक हमारा जोश ठंडा होने लगता है और 20वें क्लास तक जाते जाते बिल्कुल ठुस हो जाता है मामला। और यही वजह है कि आपको जब कोई गाइडेंस दी जा रही है, आपको कुछ गाइड किया जा रहा है, तो आपको उसको सुनना नहीं है। कितनी अजीब विडंबना है कि एक एग्जाम जिसका रिजल्ट होना चाहिए था 70-80% तक, उसका पासिंग परसेंटेज जो है वो 16 से 17% है। ये बहुत अजीब बात है। सीटेट का पेपर इतना बड़ा पेपर नहीं है कि आपके 150 में से 90 नंबर ना आए, उसके बावजूद अगर 20% से कम रिजल्ट है तो यह मामला बड़ा गंभीर है भाई। इसका मतलब यह है कि आप सही तरीके से सीरियसनेस के साथ 2 महीने 3 महीने पढ़ ही नहीं रहे हैं। और यही प्रॉब्लम आती है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा स्कैम इस पूरे टीचिंग एग्जाम का, कि CDP पढ़ लो, 90 नंबर का पेडागोजी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये मैं कई बार कह चुका हूं, मेरी इस बात से बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे अपनी वीडियो में बोल दिए। भाई आप नाराज हो चाहे कुछ हो, मैं बोलूंगा तो वो आप बच्चों के भले के लिए बोलूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। और यहां पर सिर्फ CDP की बात नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात भी कर रहा हूं, मैं मैथ साइंस की बात भी कर रहा हूं, मैं मैथ CVS की भी बात कर रहा हूं। दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सोशल साइंस भाई इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, 60 नंबर का होता है तो अच्छा स्कोर लाना चाहिए, 45+ लाना चाहिए, तो इस पर समय देना होगा। अब बच्चा क्या करेगा, वो या तो सोशल साइंस ही पढ़ना शुरू कर देगा, वो बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इनको नहीं पढ़ेगा, इनको नहीं पढ़ेगा, इनको नहीं, दिन रात क्या करेगा, सोशल साइंस। वो यूट्यूब पे भी हमारी क्लास देखेगा, वो एप्लीकेशन पे भी हमारी क्लास देखेगा, वो बाकी सब्जेक्ट को
तिलांजलि दे देगा, वो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। और पेपर 1 वाले क्या करते हैं, पेपर 1 वाले पूरा ध्यान लगा देते हैं सीडीपी पे, दिन रात सीडीपी पढ़ते रहेंगे, एक्शन की आत्मा घुसेड़ लेंगे अपने अंदर, लेकिन इससे बाहर नहीं निकलेंगे। वो क्या करते हैं, वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 नहीं पढ़ते, प्रैक्टिस नहीं करते, पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करते, वो अपना मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, वो दिन रात सीडीपी पढ़ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी जड़ है, समस्या की सबसे बड़ी जो जड़ है वो यही है। भाई टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, आपको हर सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा। आप एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसका नंबर ज्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को क्या कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये जो आदत है ना, खासकर ये वाली आदत और ये वाली आदत, यही दो बहुत बड़ी समस्या है। और लैंग्वेज पर आप मेहनत करते नहीं, खासकर सेकंड लैंग्वेज तो लोग सीधे एग्जाम हॉल में करते हैं। अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, अंग्रेजी नहीं आती है, एक आध हैवी वर्ड आ गया तो आत्मा कांप जाती है एग्जाम हॉल में कि बाप रे बाप ये क्या पूछ दिया। लेकिन तुर्रा ये है कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे भी नहीं, हम अंग्रेजी सीधे एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे, और जब लास्ट का समय होगा तो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। वाह गुरु वाह, आवत जावत कुछ नहीं, सीधे पढ़वा कहाँ, एग्जाम हॉल में है, शाबाश। और इसीलिए आप सुनते हो लोग बाहर आके कहते हैं सर मेरा तो सेकंड लैंग्वेज छूट गया, सर हमारा समय नहीं बच पाया। भाई टाइम मैनेजमेंट क्या वाकई ये चुनौती है? बिल्कुल नहीं चुनौती है। अगर आपके कंटेंट पे आपकी पकड़ है, अगर आपने सीडीपी जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना ढंग से पढ़ी है, अगर आपने वाकई लैंग्वेज पे मेहनत की है, और लैंग्वेज पे मेहनत करने का मतलब, मेरी एक वीडियो पढ़ी है सीटेट की तैयारी से पहले, 5 जरूरी टिप्स, 3 जरूरी टिप्स, उसको देखिए, उसमें मैंने चीख चीख कर बताया है कि एक पैराग्राफ की प्रैक्टिस डेली करिए दोनों लैंग्वेज से, जिसको भी जो भी लैंग्वेज लेनी है। जैसे अगर आप हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं तो एक हिंदी का पैराग्राफ और एक इंग्लिश का पैराग्राफ डेली प्रैक्टिस करिए। ये मत देखिए कितना समय लग रहा है, पूरे पैराग्राफ को समझिए, क्या कह रहा है पैराग्राफ, क्वेश्चंस को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें आप आंसर देने की कोशिश करिए। आप 30 दिन करके देखिए ना, आपको डिफरेंस समझ में आने लगे आप कहिएगा, लेकिन नहीं, मेहनत कौन करे, क्योंकि आदत क्या है, लास्ट टाइम पे पढ़ने की आदत। अरे इतना थोड़ी ना पढ़ना पड़ता है सीटेट में। और कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम मेहनत करें, तो उनको कुछ महानुभाव लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, अरे लास्ट में मैराथन देख लेना हो जाएगा। भाई वो बच्चा लास्ट में मैराथन देख लेना हो जाएगा वाला बच्चा नहीं है। हर व्यक्ति की लर्निंग का प्रोसेस, लर्निंग की स्पीड अलग अलग होती है। पढ़ते हो ना मनोविज्ञान में, अपने बाल विज्ञान में, मनोविज्ञान में, तो वो तुम्हारे जीवन पे भी तो लागू होता है। तो दिक्कत कहां आती है, लैंग्वेज पे लोग मेहनत नहीं करते। जब तुम लैंग्वेज सीधे टाइम जाकर एग्जाम हॉल में करोगे तो टाइम मैनेजमेंट की तो चुनौती आएगी ही आएगी। इसीलिए तुम देखोगे बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दरअसल टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं होता है। 150 सवाल और 2.5 घंटे का पेपर, यानी 150 मिनट, 1 मिनट एक सवाल को पढ़ने का लग रहा है, बहुत समय होता है। आप DSSS भी कैसे देंगे जहां आपको 120 मिनट में 200 सवाल पढ़ने पड़ेंगे, तो वहां तो आपकी आत्मा कब जाएगी। इसका मतलब यह है कि टाइम मैनेजमेंट चुनौती नहीं है, चुनौती आपकी पढ़ाई है, चुनौती आपकी अप्रोच है कि आप एक लैंग्वेज जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है या जिसमें आपका हाथ तंग है, वो आप सीधे एग्जाम हॉल में जाकर क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन 4 में से कोई भी 2 प्रॉब्लम आपके साथ है, इसका मतलब है कि आपके फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और आप नेक्स्ट सीटेट से पहले फिर मेरी ये वीडियो देखेंगे और फिर सोचेंगे कि काश यार इस आदमी की बात मैंने पहले सुन ली होती। इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत सारे बच्चे बाद में निकल के कहते हैं कि सर ऐसा लग रहा था जैसे आप बगल में थे एग्जाम हॉल में, और कह रहे थे कि बेटा जब समझा रहे थे तब समझे नहीं। मेरे को चिढ़ इस बात से होती है, पासिंग परसेंटेज 16-17% देख के मेरे को खुंदक आती है कि यार कम से कम 40%, 50% बच्चे पास होने चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको तैयारी करने से पहले 2 चेंज कौन से कर लेने चाहिए। ये 2 चेंज आपको बहुत जरूरी है करना। पहला चेंज, रीड एनसीईआरटी बुक्स। यहां पर मैं बात खासकर किसकी कर रहा हूं, सोशल साइंस वालों की बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं मैथ साइंस की, और बात कर रहा हूं मैं ईवीएस की और मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ने की।
एनसीईआरटी की किताबों को अवश्य पढ़िए। जो लोग पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं 6 to 8 की पढ़िए कम से कम, ठीक है। और जो लोग पेपर 1 की तैयारी करते हैं 3rd से 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए कम से कम, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़िए और पीवाईक्यूज जरूर पढ़ा करिए। जैसे मान लीजिए आपने 6th क्लास की किताब पढ़ ली, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जितने सवाल आए हैं पीवाईक्यूज में एक बार देखिए कि कौन से सवाल आए हैं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है, ठीक। अच्छा, हम स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ पाए। अच्छा, हमने यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अच्छा, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर ये बात लिखी है, हम जल्दबाजी में पढ़ लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सवाल पूरा पढ़ते ही नहीं है, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और इसीलिए उनके सवाल क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए और पीवाईक्यू जरूर पढ़िए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप सारा पीवाईक्यू नहीं पढ़ सकते तो 2019 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर अवश्य पढ़िए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सेक्शन वाइज टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है एक्सप्लेनेशंस के साथ, ठीक है। जो लोग सोशल साइंस की तैयारी करते हैं, मेरी किताब आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस बार वाला सीटेट का पेपर छोड़ दें तो बाकी सारे पेपर, उसके इंपॉर्टेंट सारे पेपर हैं, आप उसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप उसे पढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा तारीफ की किताब की, आपको भी उससे फ़ायदा मिलेगा। उसमें सीडीपी के भी क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे, पेडागोजी के सवाल मिलेंगे, आप उन्हें पढ़िए, ठीक है। अब क्या आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए या आपको बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है ना, यही तो है ना। देखो, इसका जवाब तुमको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि हमें अगले 3 महीने प्रॉपर पढ़ाई करनी है, हमें वो ये नहीं करना है कि लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, वो वाला काम नहीं करना है। अगर प्रॉपर पढ़ाई करना है, समझना है चीज़ों को कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, आपके एग्जाम में कैसे सवाल बनता है, कैसा सवाल बनाया जा सकता है, आपसे कहाँ गलती होती है, तो आप बैचेस के अंदर जुड़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से तैयारी कर सकते हैं तो आप अवश्य अपने से तैयारी करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जो बच्चे पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका सवाल यह था कि सर आपका एसएसटी का स्पेशल बैच कब से शुरू होगा। तो देखिए, स्पेशल बैच मैं थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगा। आप तब तक के लिए ये काम करिए कि आप एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये रामबाण है, ये देखना स्टार्ट कर दीजिए और एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें जो जो बातें बताई जा रही हैं उसको नोट करते चलिए, ठीक है। हो सकता है कि 15 दिन बाद आपको ये लगे कि यार हमारा तो इससे काम हो जाएगा, ठीक। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो आप बैचेस के अंदर इनरोल हो सकते हैं। 5 अगस्त से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि मैं अपना जो क्लास स्टार्ट करूंगा वो बाद में स्टार्ट करूंगा 1 सितंबर से, क्योंकि अभी मैं जरा सा बिजी हूं बीपीएससी के बैचेस में और टीजीटी के बैचेस में, और उन बच्चों को अभी मैं बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा हूं या उन पे से ध्यान अभी हटाना नहीं चाह रहा हूं। तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, उसके बाद तो पूरा समय आपका ही है। तो पेपर 2 एसएसटी में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज करना चाहते हैं, तो आप बुक ले सकते हैं तब तक प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना होगा। यहां जाकर आप देखेंगे तो ऑल कोर्सेज है। ऑल कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के नीचे टीचिंग आ जाता है। टीचिंग में आप देखिए जाकर सीटेट पे क्लिक करिए। सीटेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएगी और बुक्स में आप जाएंगे तो सीटेट सॉल्व पेपर 2014 से 2024 तक आप इस पर क्लिक करिए और इस पर आप व्यू ऑफर्स में जाकर कूपन कोड मेरा लगाइए Y793S। जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे Y793S तो इसको आप अप्लाई कर दोगे तो इसकी प्राइस और कम हो जाएगी और 350 रुपये में ये किताब आपके घर पहुंच जाएगी। हाँ, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर जैसे आपने प्रीवियस ईयर की बुक निकाली है उसी तरह से एक थ्योरी की बुक निकाल दीजिए। देखिए, एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज के क्वेश्चंस प्लस
एनसीईआरटी का वन लाइनर। मैं इस पे काम कर रहा हूँ और इसीलिए थोड़ा समय आपसे मांग रहा हूँ। तो एक पतली किताब और आएगी जल्दी से, जिसको आप लास्ट मोमेंट पे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे चाहिए होता है ना कि यार कौन इतना सारा पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लें, रिवाइज कर लें। मानोगे तो है नहीं, ये वाली जो आदत है ये छूटनी तो है नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक क्विक जो गाइड बुक होती है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो आप तक जल्दी पहुँचा दूंगा। बाइलिंगुअल होगी, आप तक पहुँच जाएगी जल्दी। ठीक है, उस पर अलग से किसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई उसे समझिए, फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।